डिस्कवर राजस्थान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने राजस्थान सेवा नियम कर रहे थे, अब इसमें नेक्स्ट क्लास में राजस्थान सेवा नियम है जो इसका अध्याय 10 है। अध्याय 10 अवकाश की सामान्य शर्तें, अवकाश की सामान्य शर्तें स्वीकृति आदि। इसमें जो नियम है, नियम 57 से लेकर नियम 126 तक अपने अवकाश, इसमें विविध प्रकार के अवकाश है या उनकी शर्तें हैं जो उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अपने पहले जान लेते हैं जो अपने इसमें क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। इसमें अब अवकाश की सामान्य शर्तें, राजस्थान सेवा नियम जो 1951 खंड 1 भाग 4 अध्याय 10 में अवकाश के निम्न 2 अनुभागों में निम्नानुसार परिवर्तित किया गया। अनुभाग 1, ठीक है, उसमें नियम 57 से लेकर 78 तक है। अनुभाग सेकंड में 80 से लेकर 86 तक है। ठीक है, अब इस अध्याय 10 में अवकाश को निम्न 2 अनुभागों में नियमानुसार उपलब्ध है। ठीक है, अनुभाग फर्स्ट है जो सामान्य शर्तें नियम है 57 से लेकर 78 तक है। अनुभाग सेकंड है उसमें नियम 80 से लेकर 86 तक है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान सेवा नियम 1951 खंड 1 भाग 4 अध्याय 11 में अवकाश को निम्न अनुभागों में बांटा गया है। ठीक है, जो इसके अनुभाग हैं, जो अलग अलग अनुभागों में अलग अलग अवकाश के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुभाग जो ये क्या कहते हैं, फर्स्ट में सामान्य नियम है 87 से लेकर 89 तक। ठीक है, उसके बाद है अनुभाग सेकंड जिसमें नियम 91 से लेकर 97 तक है। ठीक है, नियम 91 से लेकर 97 तक है। उसके बाद अनुभाग थर्ड विशेष असर्थता अवकाश नियम 99 से लेकर 102 तक है। ठीक है, उसके बाद आता है अनुभाग 4 प्रसूति अवकाश नियम। ठीक है, जिसके नियम 103 और 104 तक है। ठीक है, इसमें अपने नियम 57 से लेकर नियम 126 तक का इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अनुभाग 5 में अस्पताल अवकाश नियम है जो 105 से लेकर 108 तक दिए गए हैं। अनुभाग 6 में अध्ययन अवकाश संबंधी नियम है। ठीक है, जो 108 से 121 तक दिए गए हैं। अनुभाग 7 में परीक्षाधीन एवं शिक्षार्थियों को अवकाश नियम है जो 122 से लेकर 123 तक है। इसमें क्या है कि जो प्रोबेशनर ट्रेनी होते हैं उनको कौन कौन से अवकाश मिलते हैं इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुभाग 8 अंशकालीन सेवारत कर्मचारियों द्वारा अवकाश अर्जन नियम है। ठीक है, 124 से लेकर 125 तक। अनुभाग 9 में मानदेय अथवा दैनिक पारिश्रमिक सेवा द्वारा अर्जित अवकाश नियम है जो इस चैप्टर का लास्ट नियम है, नियम 126। ठीक है, अब जैसे आपको पता ही है कि अपने अब जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उसमें अपने पहले 3 अध्याय कर चुके हैं। ठीक है, अब जो सिलेबस में है इस अध्याय का नाम का अवकाश सामान्य शर्तें स्वीकृति आदि, मतलब अवकाश लेने के लिए जो सामान्य शर्तें क्या रहेंगी। ठीक है, अवकाश की स्वीकृति कैसे होगी, कहां से अपने अवकाश मिलेगा। ठीक है, अब अपने जैसे आपको मैंने बताया अनुभाग फर्स्ट का अध्ययन करते हैं। अनुभाग फर्स्ट में जो नियम है उनका अध्ययन करते हैं, जो नियम 57 से लेकर नियम 78 तक है। ठीक है, अब अवकाश है, अवकाशों का अर्जन कैसे होता है। अवकाश का अर्जन मतलब अवकाश अर्जित कैसे होते हैं, अवकाश अपने को कैसे मिलते हैं, अवकाश का अर्जन कैसे होता है। कर्तव्य संपादन पर ही अवकाशों का अर्जन होता है। ठीक है, नियम 57 के अनुसार क्या है, अवकाश केवल कर्तव्य संपादन करने के कारण ही अर्जित किए जा सकते हैं। इस नियम के अनुसार सेवा में व्यतीत अवधि भी अवकाशों की गणना में सम्मिलित की जाएगी। विदेशिक सेवा में अंशदान किए जाने पर व्यतीत अवधि को कर्तव्य अवधि में गिना जाएगा। ठीक है, अब जो ये क्या कहते हैं, नियम 57 में सिंपल सी बातों में अपने क्या करना, ये क्या कहता है, अवकाश केवल कर्तव्य संपादन से अर्जित होते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ विदेशिक सेवा की अवधि भी कर्तव्य अवधि में सम्मिलित की जाती है यदि उस अवधि के लिए अवकाश वेतन का अंशदान विदेशिक नियोजन द्वारा राजकोष में जमा करा दिया हो। ठीक है, विदेशिक सेवा अपने पहले पढ़ चुके हैं, जैसे किसी विदेशिक सेवा, ठीक है, जैसे किसी आरएएस का राजस्थान शुगर मिल है जो गंगानगर शुगर मिल, उसमें प्रतिनियुक्ति पर आ जाना विदेशिक सेवा का उदाहरण है। ठीक है,
अब ये सिंपल सी बात है, अवकाशों का अर्जन कैसे होता है? कर्तव्य संपादन पर ही अवकाश का अर्जन होता है। उसके बाद आ जाता है नियम स्थावन कै, जिसे अपने स्थावन ए के नाम से भी जान सकते हैं। स्थावन कै या स्थावन ए, स्थावन ए, ठीक है। इसको बोलने की अलग अलग वो हो सकती है, ठीक है। वैसे अपने इसको स्थावन कै और इंग्लिश में स्थावन ए के नाम से जानेंगे, ठीक है। विभिन्न नियमों द्वारा शासित होने वाले राज्य कर्मचारी को इन नियमों के लागू होने वाले पद हस्तांतरण पर मामले का विनियमन, ठीक है। इसका नियम अपने सिंपल सी भाषा में अपने पहले समझ लेते हैं। जैसे जो मैं बता रहा हूं, एक कर्मचारी जो ऐसी सेवा या पद पर था जिस पर नियम आरएसआर लागू नहीं होते, ठीक है। विन नियम मतलब कि आरएसआर लागू नहीं होते, जिन पर आरएसआर लागू नहीं होते, ठीक है। ऐसी सेवा या पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जिस पर ये नियम लागू होते हैं, तो साधारणतः ऐसे स्थानांतरण से पूर्व की गई सेवा का अवकाश हेतु इन नियमों के अंतर्गत प्राप्त नहीं होगा। मान लो जैसे एक, अब ये अपने नियम को थोड़ा वैसे अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। नियम स्थावन ए के अनुसार जब एक राज्य कर्मचारी ऐसी राजकीय सेवा अथवा पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जिस पर राजस्थान सेवा नियम प्रभावशील नहीं हो, अथवा ऐसी सेवा या पद से आता है जिस पर राजस्थान सेवा नियम प्रभावी नहीं है, तो ऐसे स्थानांतरण से पूर्व की गई सेवा का अवकाश लाभ इन नियमों के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता। ऐसी अवधि को इन नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य एवं देय अवकाशों के लाभ के लिए कर्तव्य अवधि नहीं माना जाएगा। अब ये सिंपल सी बात है, जिसमें आप इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात तो है नहीं है। एक कर्मचारी जो ऐसी सेवा पद पर था जिसमें आरएसआर लागू नहीं होते थे, ऐसी सेवा पद पर स्थानांतरित किया जाता है जिसपे ये नियम लागू होते हैं, तो साधारणतः ऐसे स्थानांतरण से पूर्व जो अवकाश है उनको इन नियमों के तहत अंतर्गत उसे प्राप्त नहीं होगा। जब से वो आरएसआर वाले नियमों के अंतर्गत आया है तब से इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। पूर्व नियोजन या सेवा बहाली पर सेवानिवृत्ति से पूर्व की गई सेवा से संबंधित अवकाश नियम स्थावन नियम 58 क्या के अनुसार जब एक कर्मचारी जिसे क्षतिपूर्वक अथवा अयोग्यता पेंशन ग्रेजुएटी पर राज्य सेवा छोड़ देता है, सक्षम स्वीकृति से ही उसे राज्य सेवा में पुनः किसी पद पर नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। जो ये नियम है 58 आ गया, ये नियम 58 है जो क्या कहता है, नियम 58 है जो सिंपल भाषा में अपने इसको पढ़े। एक राज्य कर्मचारी जो क्षतिपूर्वक अयोग्यता पेंशन एवं ग्रेजुएटी के आधार पर राज्य सेवा को छोड़ने के उपरांत सेवा में पुनः नियुक्त किया जाता है एवं सेवा में पुनः नियुक्ति पर वह ग्रेजुएटी लुटा देता है या उसकी पेंशन पूर्णतः स्थगित रखी जाती है, इससे उसकी पूर्व पद की नियुक्ति करने वाले सक्षम पदाधिकारी के निर्णय अनुसार उसकी पुरानी सेवाएं अवकाश उपार्जन के लिए गिनी जा सकेंगी, ठीक है। इसमें क्या बात है आप जैसे समझ पा रहे हो, जैसे मान लो एक कर्मचारी है, ठीक है, उसने क्या पूर्व में जो सेवा की हुई है ना, ठीक है, पूर्व पद की जो सेवाएं है अंतिम रूप से सेवानिवृत्ति पर पेंशन योग्य सेवा में गिनी जाएगी, तो इस स्थिति में उसकी पुनः नियुक्ति करने वाला एक सक्षम प्राधिकारी के निर्णय अनुसार उनकी पुरानी सेवाएं अवकाश उपार्जन के लिए गिनी जाएंगी, ठीक है। अब इसमें अपने ये कहते हैं कि पुनः किसी पद पर नियुक्त कर दिया, इसके परिणाम स्वरूप ऐसा कर्मचारी उसे स्वीकृत क्षतिपूर्वक योग्यता पेंशन अथवा ग्रेजुएटी के रूप में प्राप्त सेवा लाभों की राशि वापिस राजकोष में जमा करा दे या उसकी स्वीकृत पेंशन पूर्णतः स्थगित कर दी जाए, जिससे उसकी पूर्व की सेवाएं अंतिम रूप से सेवानिवृत्ति पर पेंशन योग्य हो जाती हैं, तो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से उसकी गत सेवाएं उस सीमा तक अवकाश उपार्जन के लिए गिनी जा सकती है, ठीक है। अब आ गया इसमें नियम 58 का दूसरा पार्ट है जो 58 ख नियम 58 ख के अनुसार, नियम 58 ख इसके अनुसार एक राज्य सेवा में निष्कासित अथवा बर्खास्त कर्मचारी यदि अपील अथवा पुनर्लोकन के कारण सेवा में पुनः नियुक्त कर दिया जाए तो वह अपनी पूर्व की सेवाओं को अवकाश के लिए सम्मिलित कराने का अधिकारी होगा। मान लो किसी एक कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया, ठीक है, और उसने क्या अपील कर दी या हाई कोर्ट में अपना निर्णय मतलब कि केस लगा दिया, उस पर उसका क्या हो गया कि कोर्ट के आदेशों से या किसी भी अन्य अपील या
मतलब नियोक्ता की सेवा शर्तों के अनुसार उसको पुनः अपने पद पर रख लिया, पुनः नियुक्त कर लिया, तो अपनी वो पूर्व की सेवाओं को अवकाश में सम्मिलित कराने का अधिकारी हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो 58 है नियम है, जो क्या कहता है, राज्य सेवा से बर्खास्त अथवा निष्कासन के पश्चात रिवीजन अपील पर पुनः नियुक्त होने वाले कर्मचारी की पूर्ण सेवाएं अवकाश के लिए स्वीकृत मानी जाती हैं। ठीक है। नियम 58 ख के अनुसार राज्य सेवा से निष्कासित एवं बर्खास्त कर्मचारी यदि अपील अथवा पुनर्वलोकन के द्वारा सेवा में पुनः नियुक्त कर दिया जाए तो वह अपनी पूर्व सेवाओं को अवकाश के लिए सम्मिलित करने का अधिकारी होगा। अब अंकेक्षण निर्देश क्या कहते हैं? अंकेक्षण निर्देश, ठीक है, अंकेक्षण अनुदेश संख्या 1 के अनुसार एक कर्मचारी जिसे अधिवार्षिकी आयु अथवा अन्य कारणों से सेवानिवृत्त कर दिया जाए और बाद में उस पद पर नियुक्त किया जाए तो साधारणतः उसकी पुनः नियुक्ति को नवीन अथवा अस्थायी रूप से की गई नियुक्ति समझा जाना चाहिए अथवा उस अवधि में उसका अवकाश अस्थायी राज्य कर्मचारियों पर प्रभावशील नियमों के अनुसार ही दिए जाने चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे अपनों ने क्या कहते हैं, सेवानिवृत्त हो गए या सेवानिवृत्ति आयु होगी, ठीक है, उन्हें क्या है, अस्थायी व्यवस्था से रूप से नियुक्ति वापस दी जा सकती है। जैसे मान लो कि किसी पद, कोई कनिष्ठ सहायक पद से रिटायर हुआ और कोई ऑफिस है उसमें कनिष्ठ सहायक का जो पद खाली पड़ा है वो आवेदन आमंत्रित करते हैं, क्योंकि भर्ती होने में टाइम लगता है कि किसी भी जो इस पद से रिटायर हो या ये उनकी शर्तें पूरी करने वाला व्यक्ति पुनर्नियुक्ति पर आ सकता है। ठीक है। उस दशा में 60 से 65 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। ठीक है। तो वो जब ऐसे व्यक्ति को पूर्ण नियुक्त व्यक्ति की सेवाओं के अस्थायी मानते हुए पूर्ण नियुक्ति में उस अवधि का अवकाश अस्थायी कर्मचारियों पर लागू नियमों से ही नियमित किया जाना चाहिए। ठीक है। ऐसे मामलों में जहां राज्य सेवा में दिए गए त्याग पत्र को राजस्थान सेवा नियम 208 के अनुसार सेवा से त्याग पत्र नहीं समझा जाता तो वहां अवकाश के मामले में भी उस अवधि को सेवा की निरंतर अवधि मानकर लाभ दिया जाना चाहिए। ठीक है। अब इसमें जो नियम 59 है, नियम 59 है जो अवकाश का नियम 59, ठीक है, इसमें क्या रूल नंबर जो 59 है, अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगे जाने चाहिए। ठीक है। अब इसमें सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, हमने अवकाश अधिकार नहीं है, अवकाश की अधिकार के रूप में मांग नहीं की जा सकती। नियम 59 क्या कहता है, अवकाश अधिकार नहीं है, अवकाश के अधिकार के रूप में मांग नहीं की जा सकती। अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी विवेकानुसार जनहित में आवश्यक अवकाश स्वीकृत करने से मना कर सकता है या स्वीकृत अवकाश को खंडित कर सकता है। ठीक है। नियम 59 क्या सिंपल भाषा में ये क्या कहता है, अवकाश अधिकार नहीं है, अवकाश के अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकते। नियम 59 के अनुसार कर्मचारी को अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांग सकता। अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी यह विवेकाधिकार होगा कि वह जनहित में आवेदित अवकाश को स्वीकार कर दे या अस्वीकार कर दे, कम समय तक स्वीकार कर दे अथवा स्वीकृत अवकाशों को भी किसी समय के लिए निरस्त एवं खंडित कर दे। मान लो अब ये नियम 59 है जो अपना प्राधिकारी है, स्वीकार करता प्राधिकारी है, उसको ये देता है, अधिकार देता है कि वो जैसे अपने प्रार्थना पत्र है जो अवकाश के लिए प्रस्तुत करते हैं उसको अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है। और स्वीकार भी कर सकता है, कम समय में स्वीकार कर सकता है, स्वीकृत अवकाश में किसी भी प्रकार से निरस्त या खंडित कर सकता है। ठीक है। जैसे मान लो किसी ने 4 दिन की छुट्टी मांगी, ठीक है, उसको वो 2 दिन की स्वीकृत करके बाकी 2 दिन की खंडित भी कर सकता है या निरस्त भी कर सकता है। अवकाश स्वीकृतिकर्ता अधिकार जनहित में अथवा कार्य संचालन की दृष्टि से किसी कर्मचारी द्वारा आवेदित अवकाश को अस्वीकृत करने अथवा पूर्व में किए गए स्वीकृत अवकाश को निरस्त करने का पूर्ण विवेकाधिकार रखता है, किंतु उसे आवेदित एवं देय अवकाश की प्रकृति परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, जैसे किसी ने सीएल के अवकाश के लिए आवेदन किया तो वो क्या है, अब देय अवकाश जो सीएल आकस्मिक लीव है उसकी प्रकृति नेचर जैसे उसको पीएल में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं रखता। जैसा आवेदन आएगा वैसा ही अवकाश मिलेगा। ठीक है। अब मैं इस नियम को एक बार और पढ़ के सुना देता हूं आपको अच्छे से।
अवकाश अधिकार नहीं है, अवकाश के अधिकार के रूप में मांग नहीं की जा सकती। अवकाश स्वीकृति पदाधिकारी विवेकानुसार जनित में अवकाश स्वीकृत करने से मना कर सकता है अथवा स्वीकृत अवकाश को खंडित अथवा रिजेक्ट कर सकता है, रिवोक कर सकता है, जिसे अपने कहते हैं। सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश की स्वीकृति के लिए स्वीकृत पदाधिकारी द्वारा इनकार नहीं किया जा सकता है, और यदि किया जाए तो सरकार ऐसे प्राधिकारी द्वारा लिखित में मना कर दिया जाएगा तो जिसको संबंधित विशिष्ट अधिकार प्राप्त है। सक्षम प्राधिकारी अवकाश स्वीकृत करने या स्वीकृत करने के अवकाश को खंडित करने के लिए तो स्वतंत्र है, परंतु आवेदित अवकाश की प्रकृति को नहीं बदल सकता। इस नियम के अंतर्गत अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को राज्य कर्मचारी द्वारा उसकी इच्छा अनुसार उपार्जित अवकाश या अर्धवेतन अवकाश के लिए आवेदन किए गए विकल्पों में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। मान लो जैसे कोई कर्मचारी है, वो उपार्जित अवकाश लेना चाहता है, ठीक है, तो वो जो आवेदन में दिए गए विकल्प में हस्तक्षेप करने का अधिकार स्वीकारकर्ता पदाधिकारी को नहीं है। राजस्थान सरकार का आदेश है जहां सक्षम प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत हो कि कोई कर्मचारी अवकाश नियमों का अवांछित लाभ लेने की चेष्टा कर रहा है, उन नियमों का आशय गलत ढंग से लगाकर लाभ उठाना चाहता है, तो अवकाश प्राधिकारी सेवा नियम 59 के अंतर्गत उसे प्रदत्त विवेकाधिकारों का प्रयोग करते हुए ऐसे अवांछित लाभ उठाने, गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने की चेष्टा से किए गए अवकाश को अस्वीकृत करके रोक सकता है। यह नियम क्या कहता है? जब कर्मचारी एक प्रकार के अवकाश से लौटने के बाद, ठीक है, नए अवकाश के लिए आवेदन कर दिया तो उसकी सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए, ठीक है। अब उसको लगता है कि ये जानबूझकर अवांछित लाभ प्राप्त करना चाहता है कि तो वो नियम 59 के तहत विवेकाधिकारों का प्रयोग करके गलत ढंग से प्राप्त करने की चेष्टा की गई अवकाश को अस्वीकृत किया जा सकता है, कर सकता है। स्वीकृत एवं उपभोग किए गए अवकाश की प्रकृति बदलने की कर्मचारी को सुविधा। राजस्थान सरकार द्वारा यह आदेश भी दिया गया है, एक राज्य कर्मचारी जिसे पूर्व में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत कर दिया गया हो तो उसे उसके निवेदन पर उस अवकाश की प्रकृति बदलने की स्वीकृति पूर्व प्रभाव से दी जा सकती है। यदि ऐसा अवकाश प्रारंभ ही शेष एवं देय था तथा कर्मचारी द्वारा अवकाश की प्रकृति को बदलने का आवेदन पत्र पूर्व में स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के 3 माह में सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त हो गया है, तो ऐसे मामलों में अवकाश की प्रकृति बदलने पर यह प्रकट हो कि अवकाश वेतन रूप में राशि का अधिक भुगतान हो गया है तो उसकी वसूली की जाएगी तथा अवकाश की प्रकृति में परिवर्तन के कारण कोई राशि कर्मचारी को देय बनती है तो उसका भुगतान भी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अवकाशों का प्रारंभ एवं समाप्त होना, ठीक है, जो नियम 60 है, नियम 60 है जो अवकाशों का समाप्त या प्राप्त होना। इसमें जो नियम 59 है, इसमें जो राज्य सरकार के कुछ अनुदेश हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में। जब कर्मचारी एक प्रकार के अवकाश से लौटने के बाद सेवा के अल्प अंतराल में ही किसी नए प्रकार के अवकाश के लिए आवेदन कर दिया तो उसकी सावधानी पूर्वक से जांच की जानी चाहिए। यदि लगे आवेदन अवकाश नियमों की भावना या गलत ढंग से लाभ उठाने के लिए किया है तो सक्षम पदाधिकारी नियम 59 के अनुसार अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर अवकाश को अस्वीकृत कर देना चाहिए। अवकाश स्वीकृत प्राधिकारी एक कर्मचारी को स्वीकृत अथवा उसके द्वारा उपभोग किए गए जा चुके एक अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश में बदल सकता है। इस प्रकार अवकाश की प्रकृति तब बदली जाएगी जब ऐसा अवकाश कर्मचारी को प्रथम बार अवकाश स्वीकृति के समय दे था। अवकाश की प्रकृति परिवर्तन करने का प्रार्थना पत्र अवकाश समाप्ति के 3 माह में प्राप्त हो गया, ठीक है। जहां अवकाश वेतन का समायोजन अंतिम रूप से स्वीकृत अवकाशों के वेतन से करना होगा, अर्थात अवकाश वेतन के रूप में अधिक भुगतान कर दिया हो तो वसूली की जाएगी, ठीक है। अब नियम 60 है जो अवकाश का आरंभ तथा अंत कब होता है। जैसे मान लो अपने अवकाश लेते हैं, ठीक है, अवकाश उस दिन से शुरू होता है जिस दिन से अवकाश पर जाने वाला कर्मचारी अपना कार्यभार हस्तांतरित हैंडओवर ऑफ चार्ज कर देता है। उसके बाद पुनः कार्यभार ग्रहण करने
के पूर्व के दिन अवकाश समाप्त हो जाता है। इसे अपने यूं समझते हैं, नियम 60 के अंतर्गत साधारणतः अवकाश उस दिन से प्रारंभ होता है जिस दिन एक कर्मचारी अपने पद का कार्यभार दूसरे को संभाला देता है, तथा यह तब समाप्त होता है जब वह किसी पद पर कार्यभार ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लो कि मैं 1 महीने की छुट्टी पर जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं अपना जो चार्ज है दूसरे को दे दूंगा, कार्यभार दे दूं, मतलब कि संभाल दूंगा, तो मेरा अवकाश उस तारीख से शुरू हो जाएगा जिस दिन से मैं ऑफिस में जाना बंद कर देता हूं और मेरा काम फलाना आदमी दूसरा आदमी करने लग जाता है, या मैं ऑफिस में उपस्थित नहीं होता, स्वीकृत करा के अवकाश। ठीक है, भारतवर्ष से बाहर विदेशों में अवकाश का उपभोग करके लौट कर आने वाले अधिकारी को पदभार ग्रहण काल स्वीकृत किया जाता है। ऐसे मामले में यदि वह जहाज से आता हो तो उसे जहाज के भारतवर्ष के निर्धारित बंदरगाह पर आते ही अवकाश समाप्त हो जाता है, तथा यदि वायुयान द्वारा लौटना है तो वायुयान के देश के किसी नियमित हवाई अड्डे पर आने का दिन उसके अवकाश का अंतिम दिन होता है। ठीक है, अपने को नियम 60 है जो सिंपल सा बात है, अवकाश उस दिन से शुरू होता है जिस दिन अवकाश पर जाने वाला कर्मचारी अपना कार्यभार हस्तांतरित कर देता है तथा उसके पुनः कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व के दिन अवकाश समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब जो नियम 60 क्या है उसके अनुसार इसमें क्या दिया गया है, अवकाश प्रार्थना पत्र कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए इसके बारे में बताया गया। ठीक है, अवकाश प्रार्थना पत्र में डाक का स्थायी पता अंकित किया जाना चाहिए। नियम 60 के अनुसार अवकाश पर प्रस्थान करने वाले प्रत्येक राज्य कर्मचारी को अपने अवकाश आवेदन पत्र पर डाक का पता अंकित करना चाहिए जिस पर उसका अवकाश काल में पत्र प्राप्त हो सके। ऐसे पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसकी सूचना अवकाश स्वीकृतिकर्ता अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालय जैसा भी हो को तुरंत भेजी जानी चाहिए। मान लो मैं 20 दिन की छुट्टी पर गया, ठीक है, तो ये नियम है जो 60 क्या है, जिसे 60 क्या बोलता है, ये क्या कहता है, प्रत्येक कर्मचारी को अपने अवकाश प्रार्थना पत्र में अपना अवकाश का पता देना चाहिए जिससे उसे संपर्क हो सके। अवकाश के दौरान पते में परिवर्तन होने पर कार्यालय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष को सूचित कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नियम 61 है जो उसमें नियम 61 के अनुसार जब एक कर्मचारी का अवकाश काल प्रारंभ होने से पूर्व अथवा अवकाशों की समाप्ति पर एक या एक से अधिक सार्वजनिक अवकाश पड़ते हो तो वह कर्मचारी सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ होने से पूर्व के दिन मध्याह्न पश्चात अपना कार्यालय छोड़ देता है अथवा बाद में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों के बाद लौट सकता है, किंतु निम्नलिखित शर्तों की पालना होनी चाहिए। मान लो कि जैसे ये नियम क्या कहता है, अवकाश शुरू होने से पूर्व अवकाश समाप्ति के बाद एक से अधिक सार्वजनिक अवकाश हो तो कर्मचारी उस सार्वजनिक अवकाश के दिन से पहले वाले कार्य दिवस की समाप्ति पर अपना स्थान छोड़ सकता है या बाद में पड़ रहे सार्वजनिक अवकाशों की समाप्ति के पश्चात लौट सकता है। उसके कार्यभार की स्थायी अग्रिम राशि, अतिरिक्त प्रतिभूतियां या धनराशि हस्तांतरित नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या शर्तें दे रखी है, जो 3 शर्तें दे रखी है, उस द्वारा कार्यभार संभालने से इंप्रेस्ड राशि व अन्य प्रतिभूतियां तथा अन्य धनराशि की जिम्मेवारी संभालना सम्मिलित नहीं हो। ठीक है, उसके शीघ्र प्रस्थान करने से किसी कर्मचारी को अन्य स्थान से उसके एवज में कार्य संपादन के लिए नहीं बुलाना हो। ठीक है, अवकाश के अंत में सार्वजनिक अवकाशों के उपयोग के कारण उसकी अनुपस्थिति में कार्य संपादन के लिए नियुक्त व्यक्ति को वापस अपने स्थान पर आने से रोकना पड़ता हो। इन 3 स्थितियों में, ठीक है, वो उसके पश्चात लौट सकता है। नियम 62 के अनुसार यदि अवकाश पर प्रस्थान करने वाला अधिकारी कर्मचारी उसके प्रभाव में रहने वाली धनराशि, नियम 62 के अनुसार यदि अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अधिकारी कर्मचारी को उसके प्रभाव में रहने वाली धनराशि के लिए स्वयं ही जिम्मेदार बना रहे तो सक्षम प्राधिकारी यह घोषित कर सकते हैं कि ऐसे मामलों में उक्त शर्तें लागू नहीं होंगी। मतलब कि जो ऊपर वाली 3 शर्तें हैं इसमें शिथिलता कब मिल सकती है,
ठीक है, इसमें जो नियम 62 है इसमें छूट देने की शक्ति है। इस शर्त पर अवकाश पर जाने वाला राजकीय कर्मचारी अपने चार्ज की राशि के लिए समय उत्तरदायी बना रहेगा। सक्षम प्राधिकारी किसी प्रकार प्रकरण विशेष में नियम 61 के प्रावधान अग्रिम प्रतिभूति या और धनराशि हस्तांतरण संबंधी लागू नहीं होने की घोषणा कर सकता है। ये क्या नियम 62 है जो उसको ये शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अब अपने राजस्थान सेवा नियम का अध्याय 10 पढ़ रहे थे, जिसमें नियम 126 तक का अपनों ने अध्ययन करना है। अपनों ने नियम 57 से लेकर नियम 62 तक अध्ययन कर लिया है। ठीक है, जिसका शॉर्ट में यूं है, नियम 57 के से संबंधित अवकाश का कार्य संपादन से अर्जन होता है। नियम 57 क्या है कि जो पूर्व के पद पर जैसे कार्य कर रहे थे वहां ऐसा लागू नहीं था, तो उनका क्या है कहते हैं सेवा पर स्थानांतरण किया जाता है, नियम लागू होते हैं। तो पूर्व किए गए अवकाश हेतु इन नियमों के अंतर्गत उसे प्राप्त नहीं होगा। जो पुराना नियम है उसी में उसको अवकाश वगैरह स्वीकृत होंगे। ठीक है, नियम 58 है जो पुण्य सेवाएं अवकाश उपार्जन के लिए गिनी जा सकती है या नहीं गिनी जा सकती, इस संबंध में है। नियम 59 अवकाश अधिकार नहीं है, अवकाश हमारा अधिकार नहीं है, इसका अधिकार के रूप में मांग नहीं की जा सकती है। ठीक है, नियम 60 है जो अवकाश का प्रारंभ और अंत कब होता है। नियम 60 के अवकाश पर रहने का दौरान पता अपने को बताना चाहिए ताकि वो अपने से संपर्क कर सके। नियम 61 अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन। नियम 62 छूट देने की शक्ति। ठीक है, ये अपनों ने 62 नियम तक पढ़ लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपको हमारी क्लास या चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ना करना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।